Hello, I am Umesh Tripathi and we are learning the concepts of fundamental analysis. In this video, we will be understanding how to use sector-specific metrics to evaluate a company's performance. We'll know why do different sector companies need different valuation metrics. यहाँ पर हम बैंकिंग सेक्टर के कुछ मैट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे और साथ ही साथ एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस सेक्टर के रेशियोज के बारे में भी जानेंगे एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रेशियोज के एग्जाम्पल्स के बारे में भी जानेंगे. सो व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग डिफरेंट सेक्टर कंपनीज, one important point which we investors or analysts forget is to use different ratios for different sectors. एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी के बारे में बताता हूँ. इस कंपनी का नाम है कंपनी XYG. इस कंपनी के एनालिसिस के दौरान मुझे दिखाई दिया कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 12 के आसपास है. हमें फंडामेंटल एनालिसिस में ये सिखाया जाता है कि वी शुड सेलेक्ट दोज काइंड ऑफ कंपनीज whose debt to equity is 1 or less than 1. अब डेट टू इक्विटी 1 से कम है का मतलब ये है कि कंपनी के पास डेट का प्रेशर कम है एंड कंपनी कैन फोकस ऑन इट्स ग्रोथ. अगर कंपनी के पास डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स आर गोइंग टू बी इन मिनिमाइजिंग द लोन्स एंड द कैश इज गोइंग टू बी यूज्ड इन एक्चुअली पेइंग ऑफ द डेट्स. लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के साथ मोस्टली एनपीएज एसोसिएटेड होते हैं. उनके डेट टू इक्विटीज मोस्टली हमें 1 से ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं. तो अगर हमें पता हो कि कौन सी सेक्टर की कंपनियों के एनालिसिस करते समय कौन से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे ध्यान देना है, तो वहाँ पे हम एक्यूरेट इवैल्यूएशन कर सकते हैं कंपनीज का. सो ऑल इन ऑल हमारे पास चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इन सभी के लिए डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स या रेशियोज होते हैं जिन पर हमें ध्यान देके चलना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो बैंकिंग सेक्टर है, दे मोस्टली रिलाई ऑन डिपॉजिट्स, लेंडिंग एंड एसेट क्वालिटी. ऐसे में अगर हम वहाँ पे बाकी रेशियोज देखने लगे तो हम एक्यूरेट एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे. इन दैट केस we would not be able to accurately make an investment decision when it comes to analyzing banking sector companies. ऐसे ही जो हमारे NBFCs होते हैं या इंश्योरर्स होते हैं, उन कंपनीज के एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो हमें NBFC रिलेटेड या इंश्योरेंस कंपनीज रिलेटेड जो रेशियोज होते हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए. सिमिलरली जो भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, ये मोस्टली फोकस करती हैं कैपेसिटी पर, ये फोकस करती हैं एफिशिएंसी पर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर. सो व्हेन वी आर एनालाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, देन वी हैव टू एनालाइज रेशियोज विच आर अराउंड दीज पॉइंट्स, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या कैपेसिटी हो या एफिशिएंसी हो, हमें इनके रेशियोज को एनालाइज करना होगा. अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर के जो रेशियोज हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. तो जो पहला रेशियो है यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, विच बेसिकली मेजर्स लेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है? इट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम एंड डिवाइडेड बाय एवरेज अर्निंग एसेट्स. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो 1000 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम है कंपनी का, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है. इन दिस एग्जांपल XYG बैंक. इंटरेस्ट एक्सपेंस इस कंपनी का 600 करोड़ का है. एवरेज अर्निंग एसेट्स यहाँ पे 10,000 करोड़ के हैं. तो ऐसे में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का, वो 4% के आसपास निकल के आ रहा है. तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के केस में जो भी लेंडिंग से प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है उसको जज करने में हमें यहाँ पे सहायता मिलती है. सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इफ वी आर एनालाइजिंग अ बैंकिंग सेक्टर कंपनी कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस. सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है विच एसेसेस द कैपिटल स्ट्रेंथ वर्सेस रिस्क. यहाँ पे बेसिकली जो CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, जो टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल है, इनको हम डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड एसेट से और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो बेसिकली हमें वहाँ पे
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिलता है। तो टीयर 1 कैपिटल बेसिकली कोर कैपिटल होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर कंपनी का। टीयर 2 कैपिटल जो होता है वो सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है, लाइक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हो गए या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या जो सबऑर्डिनेटेड डेट्स हैं वो हो गए। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो टीयर 1 कैपिटल है XYG का वो 12,000 करोड़ के आसपास है। टीयर 2 कैपिटल यहाँ पे 3,000 करोड़ है। रिस्क वेटेड एसेट्स जो है यहाँ पे 1 लाख करोड़ का है। तो ऐसे में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 15% निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। सो दिस बैंक इज वेल कैपिटलाइज्ड अबव द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे ग्रॉस एनपीएज एंड नेट एनपीएज ये इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं बैंकिंग सेक्टर की एनालिसिस के लिए। सो बेसिकली जब भी हम बैंकिंग सेक्टर की एनालिसिस कर रहे होते हैं वी शुड फोकस ऑन सर्टेन रेशियोज which will give us information related to the banking sector metrics। यहाँ पे ग्रॉस एनपीए रेशियो की अगर हम बात करें, अब एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, राइट, जो बैड डेट हम कह सकते हैं, बैड लोन्स हम कह सकते हैं एक तरह से। इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक्स टोटल लोन्स दैट हैव टर्न्ड बैड। जो भी बोरोअर्स बोरो करते हैं, बोरो करने के बाद वापस नहीं करते, वो एक तरह से बैड लोन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो ग्रॉस एनपीए रेशियो होता है उसमें हम जो भी एडवांसेस होते हैं उससे डिवाइड करते हैं ग्रॉस एनपीएज को। 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ग्रॉस एनपीए रेशियो मिलता है। नेट एनपीए रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी ग्रॉस एनपीएज होते हैं उसमें से प्रोविजंस को हम हटा देते हैं और इन दोनों को डिवाइड करते हैं। सो बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें नेट एनपीए रेशियो मिलता है। सो बेसिकली अगर किसी कंपनी का जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा है तो ऐसे में बैंक्स की ओवरऑल कैपिटल इंपैक्ट होती है एंड इट इंपैक्ट्स द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑल्सो। इसके साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में मोस्टली क्या होता है कि मान लीजिए एक सर्टेन बैंक है XYG, बैंक्स में मोस्टली हमारे अकाउंट्स रहते हैं, करंट अकाउंट्स हो सकते हैं या सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं। सो एक कैसा रेशियो एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जो हैं उनका प्रोपोर्शन क्या है। तो यहाँ पे कैसा रेशियो बेसिकली मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट कम फ्रॉम द करंट एंड सेविंग अकाउंट्स। सो कैसा रेशियो का सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को हम ऐड करते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स के साथ एंड इसको डिवाइड करते हैं हम टोटल डिपॉजिट से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सो बेसिकली हमें कैसा रेशियो मिलता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स इस बैंक में 15,000 करोड़ का है, सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट 8,000 करोड़ का है, टोटल डिपॉजिट्स जो है इस बैंक में 50,000 करोड़ है। तो यहाँ पे टोटल कैसा रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 46% के आसपास निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैसा रेशियो के हिसाब से 46% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन दिस बैंक इज कंट्रीब्यूटेड बाय करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट्स। Now let's discuss about few ratios of NBFC sector and insurance sector। यहाँ पे debt to equity ratio an important ratio, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स की जब कंपनियों के एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम डेट टू इक्विटी रेशियो को कंसीडर करते हैं। बट मोस्टली जो NBFCs होती हैं उनके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट रेशियो फॉर अस। सो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली जो होता है वो लेवरेज लेवल एंड रिस्क एक्सपोजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर NBFCs जनरली डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 5 से कम है इट मीन्स कंजर्वेटिव लेवरेज एंड रूम टू रेज मोर डेट्स फॉर दिस सर्टेन कंपनी। अगर 5 से 7 के बीच में होता है इट मीन्स हाई लेवरेज विच इज अ टिपिकल सिनेरियो फॉर NBFCs। अगर 7 से ज्यादा है तो इट कैन बी अ रेगुलेटरी ब्रीच अनलेस इट इज exempted। In this case there can be a risk of RBI action as well। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NBFC के केस में जो डेट टू इक्विटी रेशियोज हैं वो 5 से 7 के बीच में होने चाहिए। जनरली जब हम कंपनियों के एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। तो इसलिए सर्टेन रेशियोज सर्टेन इंडस्ट्री या सर्टेन सेक्टर के एनालिसिस के समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ NBFCs के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। सो इट बेसिकली मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट यूजिंग इट्स ऑपरेटिंग अर्निंग्स। जो भी कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग्स है उनका इस्तेमाल करते हुए ये अपने इंटरेस्ट को कैसे पे कर सकते हैं उसका कैलकुलेशन हम करते हैं इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। यहाँ पे फॉर्मूला रहता है EBIT जो होता है
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस से। ठीक है, सो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ये टोटल इंटरेस्ट पेएबल ऑन द डेट होता है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के रेशियोज के बारे में। तो कंबाइंड रेशियो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों के एनालिसिस करते समय। बेसिकली जो भी क्लेम्स एंड एक्सपेंसेस वर्सेस प्रीमियम्स होते हैं जनरल इंश्योरेंस के लिए, उसका इस्तेमाल होता है टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर इन्वेस्टमेंट इनकम। यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल सा है कंबाइंड रेशियो का, क्लेम्स प्लस एक्सपेंसेस इज डिवाइडेड बाय द प्रीमियम्स विच आर अर्न्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक, इसके साथ ही साथ परसिस्टेंसी रेशियो एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। सो बेसिकली कस्टमर रिटेंशन लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली यहाँ पे जो भी होता है उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है परसिस्टेंस रेशियो में। It measures the percentage of policyholders who continue their policies pay renewals over a period of time। तो यहाँ पे persistency ratio nth मंथ में कैलकुलेट किया जाता है। nth मंथ का मतलब है कि अगर हम 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 10वें महीने में, तो वहाँ पे persistency ratio में जो n है वो 5, 6, 7 या 10 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिसीज इशूड n months ago डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स आफ्टर n months मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 10 महीने पहले नंबर ऑफ पॉलिसीज जितनी इशू हुई थी, आज के समय पे कितनी पॉलिसीज बची हुई हैं उसको डिवाइड हम करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पे हमें बेसिकली परसिस्टेंसी रेशियो मिल जाता है। ठीक, इसके साथ ही साथ सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रेशियो व्हेन वी आर एनालाइजिंग इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज। बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो टेल्स यू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं उनको किस तरीके से संभाल सकती है कंपनी, खास तौर पे इंश्योरेंस कंपनी, उसकी एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है, जो भी अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन है उसको हम डिवाइड करते हैं रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के रेशियोज के एग्जांपल्स। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक रेशियो है जो कि बेसिकली प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है। एफिशिएंसी इन यूजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अब यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप ध्यान दीजिए इस टर्म पे। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या होती हैं, वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। उनके पास सर्टेन इंस्टॉलमेंट्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, सर्टेन इक्विपमेंट्स होता है। तो इन इक्विपमेंट्स को कितने एफिशिएंटली वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से मेजर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला है, एक्चुअल आउटपुट जो कंपनी का निकल रहा है इंस्टॉल कैपेसिटी से, उसको डिवाइड करते हैं पोटेंशियल आउटपुट से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, तो 8000 यूनिट्स मान लीजिए एक्चुअल आउटपुट है कंपनी का, मैक्सिमम कैपेसिटी अगर 10,000 यूनिट्स की है, 8,000 यूनिट्स वो आउटपुट प्रोवाइड कर रही है करंटली। तो ऐसे में यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उस कंपनी का 80% के आसपास है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी के पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, खासतौर पे जो प्रोडक्शन कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, दे हैव सर्टेन इन्वेंट्रीज, so they need to sell those inventories in certain time period. Now these inventories are nothing but their products, so these products go to the certain market and they are being sold, and after a certain time period these inventories need to be replaced. अब यहाँ पे inventory turnover ratio का purpose क्या है? It measures how quickly this inventory is sold and replaced. तो यहाँ पे cost of goods sold जो होता है वो फिगर में आता है। Basically inventory turnover is equal to cost of goods sold divided by average inventory. Cost of goods sold अगर हम यहाँ पे देखिए 10 लाख का एग्जाम्पल लें, 10 लाख cost of goods sold है, एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख की है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स का होने वाला है इस पर्टिकुलर सिनारियो में। ठीक है, इसके साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट रेशियो। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है? जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कंपनी का, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से एंड वी गेट अ ऑपरेटिंग मार्जिन। सो इट शोज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कोर ऑपरेशंस। द कंपनीज कोर ऑपरेशंस जो भी है उससे जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ रही है
दैट इज कैलकुलेटेड बाय द ऑपरेटिंग मार्जिन. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर यहाँ पे 50 लाख कमाने, रेवेन्यू अगर हम यहाँ पे 20 लाख कमाने, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अगर हम 50 लाख कमाने, रेवेन्यू अगर हम यहाँ पे 2 करोड़ का देखें, तो ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 25% का निकल के आ रहा है. ठीक, इसके साथ ही साथ एसेट टर्नओवर रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो है. सो बेसिकली एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पे रेवेन्यू को हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से, विच गिव्स अस एसेट टर्नओवर रेशियो. Its purpose is basically to measure how efficiently assets are used to generate sales. अब companies has certain assets, right? These assets, how efficiently can companies use to generate sales can be assessed by using एसेट टर्नओवर रेशियो. यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो का. रेवेन्यू 5 करोड़ का है, एसेट्स कंपनी के पास 2 करोड़ 50 लाख के हैं, तो ऐसे में एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पे 2x का देखने को मिल रहा है. ठीक, सो ऑल इन ऑल डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए देयर आर डिफरेंट रेशियोज दैट वी हैव टू एनालाइज. बेसिकली टेलर्ड मैट्रिक्स actually lead us to better insights and analysis, which helps us in making wise investment decisions, taking calculated risks and strategic planning. So always avoid. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.